हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में, अर्थात रक्त, रुधिर या जिसे आप खून कहते हो। अब भैया ये खून तो सब में होता है, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता सब में होता है। लेकिन हमसे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भैया हमारे ब्लड के ऊपर पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्लड। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे साथियों? हेडिंग लगाओगे आप ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त, या फिर जिसे आप रुधिर या फिर क्या कहते हो साथियों, जिसे आप खून कहते हो। अब भैया बात आती है कि ये खून क्या है। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। जो ब्लड का विशेषज्ञ होता है, जो डॉक्टर होता है, उसे क्या कहते हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड को किस तंत्र का हिस्सा माना गया है, हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है, हमारे ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है, ब्लड में कौन सी ब्लड सेल्स पाई जाती है, ब्लड का द्रव भाग कौन सा है, ब्लड का ठोस भाग कौन सा है, शुद्ध ब्लड क्या होता है, अशुद्ध ब्लड क्या होता है। इस तरीके से साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गाइज इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। ब्लड का अध्ययन स्टडी, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है भैया हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी गाइज, हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्लड के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोशिका के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है साइटोलॉजी। जैसे हम उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। जैसे कि हम हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। जैसे हम लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से साथियों ब्लड का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों, हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और ब्लड का जो स्पेशलिस्ट होता है, ब्लड का जो विशेषज्ञ होता है, ब्लड का जो डॉक्टर होता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यह हीमेटोलॉजिस्ट। हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। बोलो, ये कहानी आपको समझ में आई है नहीं है? अब बात आती है साथियों कि ये भैया ब्लड क्या है। तो आपने सुना होगा साथियों, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, ऊतक का मतलब क्या है। जब बहुत सारी कोशिका समूह बना लेती है साथियों तो ऊतक का निर्माण होता है। किसका? ऊतक का निर्माण होता है। 1824 में साथियों ड्यूट्रोचेट नाम का वैज्ञानिक ने ऊतक की खोज की थी और ऊतक के बारे में कहा था कि जब कोशिका समूह बना लेती है साथियों तो किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। मैं लिख सकता हूं साथियों, कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है साथियों? तो भैया कोशिकाओं का समूह कहलाता है भैया ऊतक टिश्यू। और हमारे ब्लड में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी होती है हजारों में होती है, और जो प्लेटलेट्स होती है साथियों ये लाखों में होती है। बहुत सारी कोशिका होती है। जब कोशिका समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। अब गाइस जो ऊतक होता है, ऊतक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकला ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक, एक होता है पेशीय ऊतक और एक होता है तंत्रिका ऊतक। तो गाइस ब्लड कौन सा ऊतक है भैया? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। अब बात आती है कि संयोजी ऊतक कौन से होते हैं। तो ऐसे ऊतक होते हैं साथियों जो किसी न किसी चीज को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं, जोड़कर रखने का कार्य करते हैं। ये जोड़ने वाले ऊतक है भैया, ये
जोड़ने वाले उत्तक है। जोड़ने वाले, अब किसको जोड़ने का कार्य करते हैं? तो भैया शरीर के अंगों को, ये शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए ब्रेन को कोई सिग्नल भेजना है आपके लीवर के पास, तो क्या ब्रेन स्वयं उठकर आएगा लीवर के पास? नहीं बेटा, वो ब्लड की सहायता से अपना सिग्नल भेज सकता है। किसके पास? लीवर के पास। तो ब्रेन को और लीवर को जोड़ने का कार्य किसने किया? ब्लड ने किया। तो ये जोड़ने का कार्य करता है किसे साथियों? शरीर के अंगों को। और तरल का मतलब क्या होता है साथियों? लिक्विड, जो द्रव अवस्था में है, जैसे कि पानी द्रव अवस्था में होता है। मैं आपको बता दूं साथियों, ब्लड में 55% की मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। इसी के कारण साथियों हमारा जो ब्लड होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ब्लड ऐसे कोशिकाओं का समूह है साथियों जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, हमारे शरीर के अंगों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। ये होता है साथियों हमारा ब्लड। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ब्लड क्या है। तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ब्लड ऐसे कोशिकाओं का समूह है साथियों जो लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, और जोड़कर रखने का कार्य करता है किन्हें साथियों? हमारे शरीर के अंगों को। बोलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? और बात करते हैं साथियों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि ब्लड को किस सिस्टम का हिस्सा माना गया है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना गया है भैया किसे? ब्लड को। और सर्कुलेटरी सिस्टम के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं। एक होता है भैया ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है साथियों हार्ट, हृदय। जो ब्लड होता है साथियों ये किसी न किसी चीज को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। जैसे कि बहुत सारी चीज, जैसे कि पानी को सर्कुलेट करता है। पानी के अलावा ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी चीजों को साथियों क्या करता है? सर्कुलेट करने का कार्य करता है। इसलिए इसे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना गया है। और ब्लड साथियों जिन पतली पतली डक्ट में पैक होकर के घूमता रहता है उन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल, जिसे आप आम भाषा में नस कहते हो। इन्हें कहा जाता है हिंदी में रुधिर वाहिका। क्या कहा जाता है साथियों? रुधिर वाहिका कहा जाता है। और ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो आपका हार्ट करता है, आपका हृदय करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से हैं। नंबर 1 पर है ब्लड, नंबर 2 पर है ब्लड वेसल्स, नंबर 3 पर है हार्ट। तो साथियों ब्लड भी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से ब्लड किस सिस्टम का हिस्सा है, तो यह सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब आपने सुना होगा साथियों कि जो ब्लड होता है भैया ये क्या है? ये मेसोडर्मल ऑर्गन है। मेसोडर्मल ऑर्गन है। अब भैया इसका मतलब क्या है हमें तो वो समझाइए। देखिए, जब आप मां के पेट में होते हो तो उस समय क्या होता है? डायरेक्ट आपके शरीर के अंगों का निर्माण नहीं होता बेटा। सबसे पहले इसे 3 परतों का निर्माण होता है ऐसे। और इन परतों को कहा जाता है साथियों जर्म लेयर। क्या कहा जाता है? जर्म लेयर कहा जाता है। 3 होती है। जो सबसे बाहरी होती है उसे तो कहा जाता है एक्टोडर्म लेयर। बीच वाली होती है इसे कहा जाता है मेसोडर्म लेयर। और अंदर वाली होती है साथियों इन्हें कहा जाता है एंडोडर्म लेयर। और इन्हीं लेयर से, इन्हीं परतों से साथियों आपके शरीर के अंगों का निर्माण होता है। जैसे कि कान, नाक, आपकी आंख हो गया, आपका ब्रेन हो गया, आपके हाथ हो गए, लीवर हो गया, आपकी ग्रंथियां हो गई, आपके छोटी हाथ हो गई, बड़ी हाथ हो गई साथियों, आपके फेफड़े हो गए, आपकी किडनी हो गई, आपका हृदय हो गया। इन सभी का निर्माण साथियों इन जर्म लेयर से होता है। जर्म लेयर की 3 मुख्य परतें होती है। सबसे बाहरी परत होती है वो एक्टोडर्म है, बीच वाली परत है उसे मेसोडर्म कहा जाता है, अंदर वाली परत होती है साथियों वो एंडोडर्म होता है। तो हमारे ब्लड का निर्माण साथियों, हमारे ब्लड का निर्माण जिस परत से हुआ है साथियों वो है मेसोडर्म लेयर। और जिन अंगों का निर्माण साथियों इस मेसोडर्म लेयर से हुआ है उन्हें कहा जाता है भैया मेसोडर्मल ऑर्गन। कौन कौन से? एक तो है ब्लड, एक है हार्ट, एक है साथियों पेट के अंदर की परत, पेट के अंदर की परत। और बात करें
तो भैया छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, एक है लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, ये सभी साथियों मीजोडर्मल ऑर्गन है। एंडोडर्मल ऑर्गन कौन कौन से होंगे जिनका निर्माण एंडोडर्म लेयर से हुआ है? वो होंगे भैया एंडोडर्मल ऑर्गन। तो जितनी भी ग्रंथियां है जैसे कि थायराइड हो गई साथियों, थाइमस हो गई, मैं अब बात करूं जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गई, आपके लंग्स हो गए, थायराइड ग्रंथि हो गई, थाइमस हो गया, इन सभी का निर्माण साथियों दिख नहीं रहा ना आपको ये दोनों, जैसे कि थायराइड हो गया, थाइमस हो गया, इन सभी का निर्माण साथियों एंडोडर्म लेयर से हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? एंडोडर्मल ऑर्गन कहा गया। हमारी जो स्किन है साथियों, हमारी जो त्वचा है, इसका निर्माण साथियों एक्टोडर्म लेयर से हुआ है, इसलिए इन्हें एक्टोडर्मल ऑर्गन कहा जाता है साथियों। किसे? स्किन को। तो बोलो ये सारी कहानी बेटा आपको समझ में आई नहीं है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, फिर हम आगे की कहानी बाद में पढ़ने वाले। अब तक मैंने सिर्फ 3-4 चीजें बताई है। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। और ब्लड का जो विशेषज्ञ होता है, जो विशेषज्ञ होता है, स्पेशलिस्ट होता है, जो डॉक्टर होता है, उसे कहा जाता है हेमेटोलॉजिस्ट। ब्लड क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है और भैया ब्लड को ही सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा माना गया है और ब्लड साथियों मेसोडर्मल ऑर्गन है। इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, वीडियो को छोड़कर मत जाना क्योंकि मजा आने वाला है आगे की क्लास में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहां से हमारी अपडेट आपको रेगुलरिटी मिलती रहेगी। तो चले भैया आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। मिटा दो भैया। ओके चलो भैया आगे चलते हैं। यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं मैं। अब गाइज मुझे ये बताओ कि भैया हमारे शरीर में कितना खून होता है? एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, अडल्ट मेल होता है साथियों, उसमें कितना होता है? अगर हम मेल की बात करें साथियों तो मेल में होता है भैया 5.5 से लेकर के 6.5 लीटर ब्लड, ठीक है। और हम अडल्ट फीमेल की बात करें साथियों तो उसमें होता है भैया 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर। अब आप ये कहोगे भैया क्या लड़कियों में कम होता है लड़कियों से? जी हाँ बिल्कुल, 1 लीटर के आसपास, 1 या आधा लीटर के आसपास कम होता है। अब बेटा ऐसा क्यों होता है? तो उसका पहला रीजन तो ये है साथियों कि लड़कियों में जो आरबीसी होती है, आरबीसी ब्लड की मुख्य कोशिका होती है। ये मैं आपको बता दूं, ये मिलियंस में होती है। ये मुख्य कोशिका है और बेटा ये मिलियंस में होती है। इस आरबीसी की संख्या कम होती है लड़कियों में, पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन क्या है बेटा? आपको पता है लड़कियों में हर माह मासिक धर्म चक्कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्कर हर माह आता है। और इसी ही के कारण बेटा महिलाओं में हर महीने ब्लीडिंग होती है, शरीर से बहुत सारा रक्त बाहर निकलता है। दूसरा ये कारण है साथियों, इस वजह से महिलाओं में आधा लीटर या 1 लीटर ब्लड कम होता है। किसकी तुलना में? लड़कों की तुलना में। बोलो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया? ओके आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ भैया कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? देखिए पीएच मान, अगर आप ब्लड में साथियों पीएच स्केल को डुबोकर देखोगे तो आप देखोगे भैया कि ब्लड का जो पीएच मान आता है साथियों वो आता है 7.4, 7.4। तो भैया इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रकृति हो जाएगी साथियों दुर्बल क्षारीय।
कैसी हो जाएगी? दुर्बल क्षारीय। देखिए पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। 1909 में साथियों सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने यह पीएच स्केल की खोज की थी। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसकी प्रकृति होती है साथियों दुर्बल क्षारीय। पीएच स्केल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको बता देता हूं साथियों। इस पीएच स्केल पर 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। 7 पर आता है कोई मान तो वो उदासीन माना जाता है। 7 से 14 की तरफ कोई बढ़ता है साथियों तो क्षारीयता बढ़ती है। यानी कि 7 से 14 के बीच में साथियों जो मान आएगा वो क्षारीय होगा। और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। और 7 से 1 की तरफ आने पर साथियों अम्लीयता बढ़ती है। 14 के आसपास के मान साथियों प्रबल क्षारीय होंगे, 1 के आसपास के मान साथियों प्रबल अम्लीय होंगे और 7 के आसपास के मान साथियों दुर्बल अम्लीय और दुर्बल क्षारीय होंगे। 7.4 देखोगे साथियों तो 7 से 14 की तरफ जा रहा है, यानी कि क्षारीय है। लेकिन कौन सा क्षारीय है? तो भैया दुर्बल क्षारीय। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं? और अच्छे से बताऊं, देख लीजिए। जैसे कि 1, 2 और 3 है तो ये तो होंगे भैया प्रबल अम्लीय। जैसे कि है 4, 5 और 6, ये है साथियों दुर्बल अम्लीय। अगर मैं बात करूं तो 12, 13 और 14 ये होंगे साथियों प्रबल क्षारीय। और बात करें 8, 9, 10 या फिर 11 मान सकते हो आप, ये होंगे साथियों दुर्बल क्षारीय। तो ये 7.4 है तो दुर्बल क्षारीय में ही तो आएगा भैया। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मैं आपको बता दूं साथियों जो ब्लड की प्रकृति होती है, ब्लड का जो नेचर होता है वो होता है एल्केलाइन। कैसा नेचर होता है? एल्केलाइन होता है। एल्केलाइन का मतलब भी क्षारीय ही होता है। गाइस ये पानी में आसानी से घुल जाता है। देखना एक कटोरी पानी लेना आप, और जब भी आपको चोट लगे, भगवान ना करे कि आपको कहीं पर चोट लगे, लेकिन कभी भी आपको छोटा मोटा अगर कोई कील कांटा चुभ जाता है, अगर आपके हाथ से या किसी शरीर के अंग से ब्लड बाहर निकलता है तो एक कटोरी पानी लेना साथी, और उस पानी में ब्लड का कोई ब्लड जो होता है वो डाल के देखना, तो ब्लड पानी में आसानी से घुल जाता है। और जो ऐसा कोई क्षारीय पदार्थ जो पानी में आसानी से घुल जाए वो होता है साथियों एल्केलाइन। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई? ओके गाइज, हमारे शरीर का जो कुल भार होता है उस कुल भार का 7% होता है साथियों हमारे शरीर में रक्त। शरीर के कुल भार का 7% होता है साथियों क्या? हमारे शरीर में ब्लड। और ब्लड कितना होता है? तो मेल में तो होता है 5.5 से लेकर के 6.5 लीटर, और भैया फीमेल में होता है 4.5 से 5.5 लीटर। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं साथियों कि भैया ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि हमारे शरीर में कितनी अस्थियां होती है, तो 206 अस्थियां होती है। आपने देखा होगा साथियों 206 में से लगभग 150 से 160 अस्थियां ऐसी होती है जिनमें भैया ब्लड का निर्माण होता है, जिनमें ब्लड का निर्माण होता है। जो बड़ी बड़ी अस्थियां होती है साथियों उनमें क्या होता है? एक खोखला पार्ट होता है, उस खोखले पार्ट को कहा जाता है बोन मेरो। उस खोखले पार्ट को कहा जाता है बोन मेरो, यानी कि अस्थि मज्जा। जैसे कि हाथ की ये अस्थि है रेडियस और अल्ना ये ह्यूमरस है, तो इनमें साथियों बट खोखला पार्ट पाया जाता है। जैसे कि फीमर है, टीबिया फिबुला है साथियों, रीढ़ की हड्डी है, तो इनमें ये बोन मेरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है। बड़ी बड़ी अस्थियों, मैंने कहा ना कि 206 में से 150 से 160 अस्थियों में क्या पाया जाता है? ये बोन मेरो पाया जाता है। इसी बोन मेरो में साथियों ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड के पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स, तो इन सभी का निर्माण साथियों कहाँ होता है? इसी बोन मेरो में होता है, इसी अस्थि मज्जा में होता है।
तो बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों और आगे बढ़ते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं साथियों। देखिए भैया, अब बात करते हैं साथियों कि हमारे ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है। तो भैया ब्लड का कैसा रंग होता है? तो आप कहोगे भैया कि हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। अब गाइज, रंग देने के लिए कौन सहायक होते हैं, कौन जिम्मेदार होते हैं? तो पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं। और किस वर्णक के कारण साथियों हमारे ब्लड का लाल रंग होता है? तो साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन साथियों पिगमेंट है, एक वर्णक है, और इसी के कारण साथियों हमारे ब्लड का लाल रंग होता है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में जिसके कारण साथियों हमारे ब्लड का लाल रंग होता है? तो देखिए, ये हीमोग्लोबिन भी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ये ग्लोबिन जो होता है साथियों, ये भैया 95% की मात्रा में होता है, और ये हीम जो होता है ये 5% की मात्रा में होता है। ग्लोबिन क्या है साथियों? एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है। इसलिए साथियों हीमोग्लोबिन को एक जटिल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? कि हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन है, क्योंकि इसमें ग्लोब्यूमिन जो प्रोटीन होती है, जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है साथियों, वो भैया 95% की मात्रा में पाई जाती है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई। और 5% में क्या होता है? हीम होता है साथियों। और हीम क्या है? एक आयरन कंपाउंड है, आयरन कंपाउंड है, यानी कि लोहे से बना हुआ यौगिक है, लोहे से बना हुआ यौगिक है। अब लोहा है क्या? अरे भैया मिनरल्स की अवस्था में है ये मिनरल्स की अवस्था में है साथियों। और कौन सा मिनरल? तो ये फॉर्म में होता है साथियों Fe+2, फेरस की अवस्था में होता है। और आपको पता है साथियों, जब भी लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है साथियों तो जंग लग जाता है, लाल रंग देता है। तो भैया यही कारण होता है कि जब ये Fe+2 पानी और साथियों ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होगा? ये लाल रंग देगा साथियों। और इसी के कारण साथियों हमारा ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। बोलो साथियों ये सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। बोलो बेटा आ गई ना? ओके। अब यहां से दो क्वेश्चन और आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। एक होता है साथियों कॉकरोच, जिसे आप तिलचट्टा कहते हो। इस तिलचट्टा के जो ब्लड होता है साथियों, उस ब्लड का रंग कैसा होता है? तो आप कहोगे भैया श्वेत, या फिर वाइट, या फिर आप कह सकते हो कि सफेद होता है। किसके कारण होता है बेटा? तो भैया हीमोलिम्फ के कारण होता है। जिस तरीके से साथियों हमारे ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक उसी तरीके से साथियों जो कॉकरोच जो तिलचट्टा होता है साथियों, इसका ब्लड का रंग किसके कारण होता है? इसका ब्लड का सफेद रंग साथियों हीमोलिम्फ के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है? और बात करते हैं गाइज, आपने नाम सुना होगा ऑर्थोपोडा संघ। गाइज एएलपी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की जो एग्जाम थी ना, उसमें पूछा गया था कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो भैया ऑर्थोपोडा संघ है। और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो भैया मोलस्का संघ है। गाइज ऑक्टोपोसा संघ में जितने भी कीट है, जैसे कि मक्खी, मच्छर, ये सभी साथियों तितली, इसमें आते हैं ऑर्थोपोडा संघ में। ठीक है। और मोलस्का संघ में आता है ऑक्टोपस, सीप, घोंगा, ये सभी आते हैं साथियों मोलस्का संघ में। तो याद रखना मोलस्का संघ के उदाहरण आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऑक्टोपस, सीप,
घोंगा, ये तो किसके हैं साथियों उदाहरण, मोलस्क संघ के। और अर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि कीट, मक्खी, मच्छर, ये सभी साथियों किस में आते हैं भैया, ऑर्थोपोडा संघ में। और ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के प्राणियों के ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों, नीला होता है। किसके कारण होता है साथियों, तो भैया हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, हीमोसाइनिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसके कारण होता है बेटा, हीमोसाइनिन के कारण होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कॉकरोच का सफेद रंग हीमोलिम्फ के कारण, ऑर्थोपोडा और मोलस्क का संघ की एग्जाम्पल आपको याद रखने, खासकर मोलस्क का संघ के एग्जाम्पल आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ऑर्थोपोडा संघ है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है साथियों मोलस्क का संघ। इसके एग्जाम्पल ऑक्टोपस, सीप और घोंगा। ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्क का संघ के प्राणियों के ब्लड का रंग नीला होता है। किसके कारण होता है, हीमोसाइनिन के कारण होता है। और कॉकरोच का जो तिलचट्टा होता है इसका रंग सफेद होता है, ब्लड का रंग किसके कारण होता है, हीमोलिम्फ के कारण होता है। और हमारा ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है साथियों डिटेल में। इतनी बात क्लियर। और ध्यान से सुनना साथियों, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन और आया होगा साथियों, क्या कि जब हम माँ के पेट में होते हैं साथियों, तो भ्रूण अवस्था में होते हैं, एम्ब्रियो अवस्था में होते हैं, तो उस समय तो भैया, या फिर हम जब छोटे होते हैं तो उस समय तो बड़ी बड़ी अस्थियों का निर्माण होता ही नहीं है। तो उस समय साथियों हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो भैया जब आप भ्रूणीय अवस्था में होते हो, भ्रूणीय अवस्था में होते हो साथियों, तो उस समय भैया ब्लड आपके शरीर में ब्लड बनता है लीवर में, यकृत में बनता है साथियों। कहाँ पे बनता है भैया, लीवर में, यकृत में बनता है। तो बोलो बेटा, ये कहानी आपको समझ में आई नहीं है गाइज, एक एक लाइन से क्वेश्चन है। और आपके प्रतियोगी परीक्षा में अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है साथियों, सभी में से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक लाइन से। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग हो, लेकिन बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। रेलवे के लिए तो साथियों ये समझ लीजिए, ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं साथियों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे और बात करते हैं साथियों कि ब्लड के कौन कौन से भाग होते हैं, प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, आरबीसी के बारे में जानते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं, और प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। आगे चले, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़े भैया, ओके। देखिए भैया, और समझते हैं ब्लड के बारे में, ब्लड के भाग देखते हैं। देखिए बेटा, हमारा जो ब्लड होता है ना, जो रक्त होता है, इसके 2 भाग होते हैं। ये यार बोर्ड में और परेशानी है। एक होता है बेटा इसका ठोस भाग, और एक होता है बेटा इसका द्रव भाग। जो ठोस भाग होता है बेटा, ये ब्लड का होता है 45%, और जो द्रव भाग होता है ये होता है बेटा 55%। इतनी बात क्लियर है, ओके। ठोस भाग में हम पढ़ते हैं बेटा ब्लड सेल्स के बारे में, और द्रव पार्ट में बेटा हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। ये प्लाज्मा हल्का पीला रंग का एक क्षारीय द्रव होता है साथियों। और ब्लड सेल्स साथियों 3 होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है ब्लड प्लेटलेट्स, से आप रक्त बिंबाणु कहते हो। अब गाइज मैं आपको बता दूं, हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके। मैंने प्लाज्मा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया, अलग से क्लास लिए। आरबीसी के बारे में हम पढ़ चुके, डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पढ़ चुके, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ चुके। आज मैंने आपको ब्लड के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी करवा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साथियों ब्लड ग्रुप के बारे में, क्योंकि ब्लड की जो मुख्य बातें हैं साथियों, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, और बात करें तो ब्लड में का निर्माण कहाँ होता है, ये सारी बातें ब्लड के बारे में आज हमने जान ली। तो भैया ब्लड वाले चैप्टर में हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप और एक पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पढ़ते हैं। तो एक पार्ट खत्म हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो कल के वीडियो में देखना। इतनी कहानी आपको समझ में आई नहीं है। मैंने कहा कि ब्लड का ठोस भाग होता है साथियों, इसमें हम ब्लड सेल्स पढ़ते हैं, ये 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स।
और द्रव भाग साथियों 55% होता है। इसमें हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। मैं आपको बता दूं साथियों, इस 45% में भी आरबीसी 99% में होती है, डब्ल्यूबीसी 0.2% में होती है और ये 0.8% में होती है। हमारे ब्लड की जो मुख्य कोशिका है साथियों वो कौन है, वो है आरबीसी। और साथ ही साथ में सबसे छोटी कोशिका भी कौन है, तो भैया सबसे छोटी कोशिका है साथियों कौन, आरबीसी में पढ़ा चुका आपको। और सबसे बड़ी कोशिका है साथियों डब्ल्यूबीसी, ये सबसे बड़ी कोशिका है साथियों। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई नहीं? गाइज आरबीसी होती है मिलियंस में होती है, याद रखना। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है साथियों लाखों में होती है, और ये भैया हजारों में होती है। बोलो, ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई बेटा? ओके, कोई बात नहीं। अब हम जानते हैं साथियों कि भैया प्योर ब्लड क्या होता है और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, क्योंकि यहां से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड के बारे में नहीं पता साथियों, तो मैं आपको बता दूं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हम हार्ट और ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, ये भी मैंने बताया कि ब्लड भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। तो जब आप हार्ट के बारे में पढ़ते हो साथियों, तो वहां पर काम आता है ये चीजें। तो ब्लड जो होता है साथियों, आपका जो रक्त होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। जो प्योर ब्लड होता है साथियों, इसे हिंदी में कहा जाता है शुद्ध रक्त। और इम्प्योर ब्लड होता है साथियों, ये होता है भैया अशुद्ध रक्त। इसे ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी कहते हैं और इसे साथियों ऑक्सीजन विहीन रक्त रुधिर भी, ऑक्सीजन विहीन रुधिर भी कहते हैं। तो देखिए, जो प्योर ब्लड होता है ये ऐसा ब्लड होता है साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। और इसका जो रंग होता है भैया वो होता है नीला। कैसा होता है? सॉरी, नीला नहीं, लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है। और इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और भैया ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है और इसका रंग होता है साथियों नीला। और जब बहुत ही ज्यादा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है तो कभी कभी ये ब्लैक रंग का भी दिखने लग जाता है। तो ये होता है साथियों प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से डिटेल में, वैसे तो मैंने एक एक क्लास में अच्छे से ही पढ़ा है, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग था मेरा। मैंने आरबीसी करवाई, फिर डब्ल्यूबीसी करवा दी, फिर प्लेटलेट्स करवा दी, फिर मैंने प्लाज्मा पढ़ाया, अब मैं ब्लड के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन आपको डिटेल में बिल्कुल शुरुआत में पढ़ना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ब्लड वाला चैप्टर भी करवा रखा है और सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर भी करवा रखा है जिसमें मैंने ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ाया है। लगभग साथियों मैंने 40 क्लासों में ये चैप्टर कंप्लीट किया है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इतनी बात क्लियर? तीनों के आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज यहां तक ही आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड के बारे में मैंने जितना भी आपको मैंने शुरुआत में बताया वो सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।